हेलो एवरीबॉडी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है जिसमें किसी एक इकाई का नहीं बल्कि सभी इकाइयों का अथवा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में जितने भी इकाइयाँ होती हैं उनमें किसी एक इकाई का विशेष अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने बीए प्रथम वर्ष में व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की केवल एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर समस्त अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है कि एक दूसरे पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार इसे सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सामूहिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसमें कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल विनियोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कुल इकाइयाँ जो भी होती हैं उन सब का एक साथ अध्ययन किया जाता है। उत्पादन में कुल जितना उत्पादन हो रहा है उन सब का एक साथ अध्ययन किया जाता है। कुल जितना भी उपभोग हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। कुल जितनी बचत हो रही है तथा जितना कुल विनियोग हो रहा है उस सब का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यह एक परिवार से नहीं बल्कि सभी परिवारों से अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है कि संपूर्ण औद्योगिक संरचना से संबंधित है। इसके लिए प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी परिभाषा दी है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि इस मात्रा के योग का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जितनी भी अर्थव्यवस्था की इकाइयाँ हैं उन सबकी एक साथ योग का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है। यानी किसी एक इकाई से नहीं बल्कि संपूर्ण इकाइयों का एक साथ अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति अथवा क्षेत्र। यानी समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार के अध्ययन है और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना होता है। सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय यानी पूरे राष्ट्र की जो आय है, किसी एक व्यक्ति की आय का अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसी तरह रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि रोजगार का सिद्धांत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितनी भी जनसंख्या है उस सब की आय का अध्ययन रोजगार के द्वारा किया जाता है कि किस प्रकार से रोजगार प्राप्त होगा और उसका क्या प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, वो रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है। इसी प्रकार अगला सिद्धांत है मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा का सिद्धांत का अर्थ है कि वस्तुओं का कीमतें किस प्रकार से निर्धारित होती हैं। उसके अलावा मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। मुद्रा का मूल्य यानी जो मान लीजिए जैसे 10 का नोट है वो तो एक कागज़ का टुकड़ा ही है, लेकिन उस कागज़ के टुकड़े का मूल्य 10 रुपये है। वही कागज़ के टुकड़े पे किसी पे 5 रुपये लिखा होता है, किसी पे 100 रुपये लिखा होता है। तो ये मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है कि किस कागज़ के टुकड़े का मूल्य 10 रुपये होगा और किस मुद्रा का मूल्य क्या होगा, वो इस मुद्रा के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पूरा प्रभाव पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। इसी प्रकार अगला सिद्धांत है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत ये बताता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार से निर्धारित होती हैं और उनको सामान्य रखने की क्या विधियाँ होती हैं कि बहुत ज़्यादा वस्तुओं की कीमतें न बढ़ें और न घटें। आर्थिक विकास का सिद्धांत भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। आर्थिक विकास का सिद्धांत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास की स्थितियों को बताता है। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का अध्ययन भी करते हैं। समष्टि व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत
केवल अपनी अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी हमारे जो व्यापार से जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ते हैं उनका अध्ययन करके हमें बताता है। उसी प्रकार वितरण का समष्टिगत सिद्धांत भी हमें ये बताता है कि वितरण की जो विधियाँ होती हैं, वितरण का मतलब होता है कि जितना भी उत्पादन हो रहा है वो कैसे अर्थव्यवस्था में लोगों तक पहुंचाया जाए, उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए, वह वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करने को हमें मिलेगा। तो ये है समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र, जिसमें हम अर्थव्यवस्था की संपूर्ण इकाइयों का एक साथ अध्ययन करते हैं। अब आता है समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य। समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्य का अर्थ है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं या इससे क्या लाभ होता है। सबसे पहले तो हम जान रहे हैं उत्पत्ति, रोजगार और आर्थिक विकास। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही हम उत्पत्ति के साधनों को जान पाते हैं, उत्पत्ति के नियमों को जान पाते हैं और उनका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रोजगार का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके साथ हम किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को बनाए रख सकते हैं। इसका अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार हम उत्पत्ति, रोजगार और आर्थिक विकास तीनों ही स्थितियों को हम किस प्रकार से संतुलन की अवस्था में बनाए रख सकते हैं, इसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही कर पाते हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का कार्य भी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही हो पाता है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है वस्तुओं की कीमतों में होने वाली लगातार वृद्धि। वस्तुएं बहुत महंगी हो जाती हैं, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना पड़ता है, जिससे हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि कैसे इन बढ़ती हुई कीमतों को रोका जा सके। तो इस महंगाई को रोकने के लिए भी मुद्रास्फीति के नियंत्रण का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अगला है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। व्यापार चक्र का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में तेज़ी, मंदी, अवसाद और समृद्धि की स्थिति किस प्रकार से आती है। इन चारों अवस्थाओं का अध्ययन हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के द्वारा करते हैं कि व्यापार चक्र की चार परिस्थितियां किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आती हैं और उन पर कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है। इस प्रकार हम समष्टि अर्थशास्त्र के उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं।